मैं डॉक्टर अलका यादव जीडी गर्ल्स कॉलेज में ज़ूलॉजी टीचर हूँ। आज का ये मेरा लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इस पेपर को आरआरबीएम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के आधार पर पढ़ाऊँगी। हेलो एवरीवन, मैं आपका पेपर थर्ड लूँगी और इस पेपर का नाम है अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान, व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, इसका इंग्लिश में नाम है अप्लाइड ज़ूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, मैं इस पेपर के टेक्निकल टर्म्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी ताकि दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स इस पेपर को आसानी से समझ सकें। ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जो पेपर है ये 3 सेक्शन से मिलकर बना है। तो पहला जो सेक्शन है, जैसे स्क्रीन पर पहला जो सेक्शन है वो है अप्लाइड ज़ूलॉजी। अप्लाइड ज़ूलॉजी में बहुत सारे तरह के हम कल्चर्स पढ़ेंगे और इन कल्चर के प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कल्चर है वो है सेरीकल्चर, लार्क कल्चर, एपीकल्चर, पोल्ट्री कीपिंग, पिस्सिकल्चर, प्रॉन कल्चर, वर्मी कल्चर। ये तो अप्लाइड ज़ूलॉजी में पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम लेंगे इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, coral and coral reefs, economic importance of helminths, economic importance of arthropoda, larvae of crustacea, insect pest management, economic importance of mollusca and pearl culture। ये जितने भी अभी तक टॉपिक मैंने बोले हैं ये सब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इनका कुछ भाग आप पढ़ चुके हैं। तो इन्हें अब आगे पढ़ने में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। और सेक्शन बी जो है वो है इथोलॉजी। इसके अंदर हम एनिमल जो बिहेवियर है उसकी बात करेंगे। उसमें आपके ये डिफरेंट बहुत सारे जो हैं टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन सी जो है वो है जैव सांख्यिकी की, बायोस्टैटिस्टिक्स की है। इसको भी हम बहुत ही इजी वे में लेंगे और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है ये सारा, और हम इसे थियरी में भी आपको बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम सबसे पहला जो ले रहे हैं टॉपिक वो है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। रेशम जो है प्राप्त करने के लिए जो रेशम कीटों को पाला जाता है उसे रेशम कीट पालन या फिर सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट जो है वो मौत प्रजाति का कीड़ा है और लार्वा अवस्था के दौरान यह अपनी लार ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ स्रावित करता है और ये तरल पदार्थ जो है वो वायु के संपर्क में आते ही सूख जाता है, लचीला और चमकीला धागे में परिवर्तित हो जाता है। ये रेशम की खोज जो है वो सबसे पहले चाइना में एक जगह है क्वांगची प्रदेश, वहाँ की महारानी लॉर्डजू ने इसकी खोज की थी सिल्क की, और उसके बाद चाइना से ये पूरे विश्व में फैल गया। भारत में सबसे पहले जो लेफ्रॉय नाम के साइंटिस्ट थे 1905 में, उन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट में रेशम कीट का जो पालन है उस पर प्रयोग प्रारंभ किए थे। रेशम कीट की जो पालतू प्रजाति है वो है बॉम्बेक्स मोराई और इसी को पाला जाता है और इससे आसानी से रेशम प्राप्त कर सकते हैं। अब रेशम कीट का जो वर्गीकरण है वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली जो है वो बॉम्बेसिडी एंड सैटर्निडी में आते हैं। इन दोनों फैमिलीज़ में आते हैं सिल्क मॉथ्स, और इसका जीनस है बॉम्बेक्स और स्पीशीज़ है मोराई। कॉमन जो नाम है इसका वो है सिल्कवर्म या फिर सिल्क मॉथ, रेशम का कीड़ा या फिर रेशम मॉथ। भारत में रेशम कीट निम्न 2 कुलों से संबंधित हैं और पहला जो कुल है वो है बॉम्बेसिडी, दूसरा कुल है सैटर्निडी। बॉम्बेसिडी इसमें मुख्य वर्म जो है वो बॉम्बेक्स मोराई है। ये शहतूत की पत्तियों पर पाया जाता है, अतः मलबरी सिल्क मॉथ कहलाता है। इसके द्वारा जो बुना हुआ सिल्क है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, हल्का क्रीम कलर का होता है और इसका नेटिव प्लेस जो है चाइना है और ये यहीं से चाइना से ही भारत, जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस, रूस में फैल गया। पहले यूरोप और फिर उसके बाद एशियन कंट्रीज़ में फैल गया। दूसरा जो फैमिली है वो है सैटर्निडी। सैटर्निडी फैमिली जो है उसमें बहुत सारे हैं ये सिल्क मॉथ्स। तो पहला है एंथेरिया पेफिया।
एंथेरिया पेफिया जो है वाइल्ड स्पीशीज़ है, इसके कोकून भी बड़े होते हैं बहुत, और पीले रंग का होता है ये इसका कोकून। तो पीले रंग के होने के कारण इसका जो सिल्क होता है वो भी येलोइश होता है, टसर सिल्क प्राप्त होता है इससे। एंथेरिया असामेंसिस, इससे मूंगा सिल्क प्राप्त होता है। मूंगा सिल्क सिल्क की एक वैरायटी है और ये आसाम में पाया जाता है, और आसाम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है, और सेमी डोमेस्टिकेटेड जो है ये कीड़ा है। इसका लार्वा जो है, जो कि माचिस जिस पेड़ की बनती हैं उस पेड़ की पत्तियों को और दालचीनी के पौधों की पत्तियों को खाता है, तो ये इन्हीं पेड़ों पे ये रहते हैं। इसका कोकून जो है वो दूधिया सफ़ेद रंग का होता है, और ये जो मूंगा सिल्क कहलाता है, इससे जो सिल्क प्राप्त होता है वो। तीसरे तरह का जो कीड़ा है वो है एंथेरिया पैरोनी। इसको ओक सिल्क मॉथ भी कहते हैं, और ये पालतू किस्म है और अच्छी प्रकार का सिल्क इससे प्राप्त होता है। चौथा टाइप जो है थायोपेलिया रेलिजियोसी है। इसका लार्वा भी मैचिलिस और फाइकस की पत्तियों का भक्षण करता है, तो इन्हीं पेड़ों पर ये रहता है। ये मूंगा सिल्क मॉथ है और उत्तर प्रदेश और हिमालय की तराई में पाया जाता है। ये जो कीड़ा है ये बहुत ही मजबूत खुरदरा धागा बनाता है, तो इससे मछली पकड़ने के जाल बनाए जाते हैं। एटिकस एल्टस ये जाइंट सिल्क वर्म है और भारत और मलेशिया में पाया जाता है, और ये थोड़ी बड़ी साइज़ का होता है, इसीलिए इसको जाइंट सिल्क वर्म बोलते हैं। एटिकस रेचिनी, ये जो एटिकस रेचिनी है ओक सिल्क वर्म भी कहलाता है। इस सिल्क मॉथ से ब्रिक रेड कलर की सिल्क प्राप्त होती है। ईंट के समान लाल रंग की सिल्क प्राप्त होती है। ये कैस्टर पर पाया जाता है, कैस्टर लीव्स को खाता है, इसीलिए इसको इरी सिल्क वर्म भी कहते हैं, और ये इरी सिल्क इससे प्राप्त होती है। अब चूँकि बॉम्बेक्स मोराई को आसानी से पाल सकते हैं इसको, और इस पर बहुत सारे प्रयोग भी हो गए और इसे व्यापारिक महत्व भी इसका बहुत अधिक है, तो हम बॉम्बेक्स मोराई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बॉम्बेक्स मोराई है, आपने अभी देखा होगा बॉम्बेक्स मोराई का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। इसमें 2 जोड़ी पंख हमेशा फैले ही रहते हैं, और पंख जो हैं वो थोड़े लैदरी होते हैं। स्केल्स पाए जाते हैं। थोरैक्स रीजन में 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। हेड रीजन में प्रोबोसिस है, एंटीना है। अब इसमें इंटरनल जो है वो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब हम सीधे लाइफ साइकिल पर आते हैं। आपने लैब में फर्स्ट ईयर में लाइफ साइकिल वाला स्पेसिमेन देखा है, तो वो बस वही आपको, अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी है। अब ये शहतूत के पेड़ पर रहता है, क्योंकि इसका जो खाना है वो शहतूत की पत्ती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो है शहतूत के पत्तों की ऊपरी सतह पर अपने अंडे देते हैं, और इन अंडों को जिलेटिनस जो एक सब्सटेंस होता है उससे ये कवर कर देते हैं। अंडे जो होते हैं गोल सफ़ेद रंग के होते हैं, धीरे धीरे अंडों का रंग जो है गहरा हो जाता है। अब इनमें जो एग्स में जो हैचिंग है वो 10 दिन के उपरांत होती है, और इसमें कैटरपिलर लार्वा उत्पन्न होते हैं, और एक जो फीमेल है, मादा है, वो 400 से 500 तक अंडे देती है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, और इसीलिए ये शहतूत के पेड़ों की पत्तियों का ही भक्षण करते हैं। इसमें लार्वा में जो माउथ पार्ट्स होते हैं, मुखांग होते हैं, वो मैंडिबुलेट टाइप के होते हैं, कुतरने वाले होते हैं, और जो कैटरपिलर हैं वो सिलेंड्रिकल बेलनाकार चिकने होते हैं, 40 से 50 mm लंबे होते हैं। कैटरपिलर शहतूत की पत्ती का भक्षण करते हैं, और 4 बार इनमें मोल्टिंग की क्रिया पाई जाती है। जब ये जो लार्वा है ये मैच्योर हो जाता है तो खाना बंद कर देता है, और इसके अंदर जो इसके हेड रीजन में वो होती है लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि रेशम का तरल रूप से श्रावण करती हैं, और ये अपने मुंह से जब इसको लार को निकालते हैं तो इनके मुंह में एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे स्पिनरेट कहते हैं, उसमें से होकर ये रेशम निकलता है। तो ये 5 धागों में एक साथ ये इनके मुंह से नीचे गिरता है, और जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो धागा जो है वो कठोर हो जाता है, और परस्पर आपस में सैरिसन के स्राव से ये आपस में चिपक जाते हैं ये धागे।
अब आप जैसे कि इसमें डायग्राम में देख रहे हैं, कैटरपिलर का जो जीवन काल है वो 15 दिन का होता है और उसके बाद ये कोकून में परिवर्तित हो जाता है। कोकून के में हो जाता है और स्वयं प्यूपा में बदल जाता है। कोकून जो है सफ़ेद हल्के पीले रंग के होते हैं, अंडाकार प्रकृति के होते हैं, आकृति के होते हैं, और जो इनका प्यूपा है वो क्राइसलिस कहलाता है। और क्राइसलिस कहलाता है। गर्मियों में तो 1 माह में ये एडल्ट बन जाता है इससे, लेकिन सर्दियों में 3 से 5 माह का समय लगता है। तो रेशम के धागे को निकालने के लिए प्यूपा सहित कोकून को गर्म पानी में डुबो दिया जाता है, जिससे कोकून के भीतर का प्यूपा मर जाता है और धागा रील में लपेट कर रख लिया जाता है। अब आपको रख लिया जाता है। अब आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से अब ये जो कोकून है, यदि कोकून को मारकर धागा न प्राप्त किया जाए तो वयस्क बनने की ये जो तो वयस्क बनने की प्रक्रिया आगे चालू रहती है। तो वयस्क जो है एक क्षारीय तरल स्रावित करता है जो कोकून के एक सिरे को गला देता है, और वयस्क शलभ कोकून को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। और वयस्क जो नर मादा हैं वो आपस में मेटिंग करके और उसमें मादा अंडे देती हैं, और 3-4 दिनों के भीतर जो है नर और मादा की मृत्यु हो जाती है। इनका जीवन काल केवल 3-4 दिन का होता है, और अपने जीवन काल के दौरान ये जो है एडल्ट जो इंसेक्ट्स हैं, ये रेशम के कीड़े, ये भोजन ग्रहण नहीं करते। अब है आपको मैं बताती हूँ सेरीकल्चर इंडस्ट्री। रेशम कीट उद्योग स्थापित करने हेतु अनेक बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। रेशम कीट की पहले तो सबसे पहले अच्छी जाति का चुनाव करना होता है, और फिर उसको जलवायु, उसके हिसाब से जलवायु का ध्यान रख के स्थान को चुनना होता है। और फिर रेशम कीटों के लार्वा हेतु उच्च पोषक तत्वों वाले शहतूत के पौधों के बगीचे लगाना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है, जहाँ से निरंतर लार्वा को शहतूत के पत्ते फ्रेश उपलब्ध होते रहें। इसके लिए क्या क्या उपकरण की ज़रूरत होती है? तो पहला तो है उचित स्थान होना चाहिए इनका, जहाँ पे इनको पाला जाता है वो स्थान जो है वो मकबाना कहलाता है। इसमें दूसरा जो है उनके लिए रियरिंग ट्रे होनी चाहिए, और इस ट्रे में शहतूत की पत्ती रखी जाती हैं जिस पर कि मौत अंडे देते हैं। और ट्रे जो है वो बांस की बनाई जाती है जो कि हल्की होती है और तापक्रम से प्रभावित नहीं होती। अगर लोहे की ट्रे होगी तो वो गर्म हो जाएगी और जो मौत है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो है कोकून ट्रे होनी चाहिए। फिर फीडिंग ट्रे होनी चाहिए जिसमें कि कैटरपिलर्स के लिए पत्तों को रखा जा सके। इसके अलावा रैक्स होती हैं जहाँ पर ये कम स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये फीडिंग ट्रेस लगाई जा सकें। कोकून ट्रे होती है, पत्ती काटने वाला चाकू चाहिए, टोकरियाँ चाहिए। इसके अलावा हाइग्रोमीटर चाहिए जिससे कि जहाँ पे इनको रखा जाता है सिल्क मौत को, वहाँ के वातावरण में आर्द्रता को मापने हेतु प्रयोग में ये लाया जाता है। इसके अलावा थर्मामीटर होना चाहिए जिससे कि कमरे के ताप को मापा जा सके। अवन होना चाहिए जिसमें कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को विभिन्न ताप पर रखकर सक्रिय बनाया जा सके। इसके बाद फ्रिज होना चाहिए। फ्रिज में बीज अर्थात अंडों की अगली संतति के प्राप्त करने और संग्रह करने हेतु फ्रिज भी चाहिए। अब जो है कोकून से रेशम प्राप्त करने की जो विधि है, टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून, ये मैं बताऊंगी आपको। तो पहली जो टेक्निक, जो सबसे पहले जो काम किया जाता है, स्टिफलिंग कहते हैं जिसे। पहला है स्टिफलिंग। तो इससे कोकून से कैसे रेशम को प्राप्त करते हैं, जिसे स्टिफलिंग कहते हैं। तो स्टिफलिंग में कोकून को गर्म पानी में डालकर या उसको अधिक ताप पर रखकर उसके अंदर का जो एडल्ट है उसको मार दिया जाता है, या बहुत तेज़ धूप में या फ्यूमिगेशन द्वारा जो उसको मार देते हैं उसके एडल्ट को। और अगर इसमें प्यूपा जीवित रहता है, वयस्क बनकर बाहर निकलता है, तो कोकून को ये काट देता है, जिससे अगर कोकून काट देगा तो रेशम का धागा फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसीलिए कोकून को गर्म जल में या इसको हाई टेम्परेचर पर इसको मारना ज़रूरी होता है। अब दूसरा जो इसमें स्टेप है रेशम प्राप्त करने में, वो है रीलिंग एंड स्पिनिंग। रीलिंग एंड स्पिनिंग में ये है कि गर्म जल में उबालने से जो धागे हैं उनके बंधन खुल जाते हैं,
और उन धागों को कोकून से धागे खोलने की जो क्रिया है वो रीलिंग कहलाती है। रीलिंग के बाद में फिर सिल्क प्राप्त हो जाता है हमको। रीलिंग जो है इसको जो कच्चे रेशम को पानी में उबालते हैं तो रासायनिक अम्ल के घोल से धो लेते हैं और रेशम के धागों का जो बल है वो लगाकर और पक्के धागे में बदल देते हैं। अब ये धागा जो है फाइबर सिल्क कहलाता है। अब इससे रेशम बुना जाता है। तो रेशम जो है इसमें 25% जो है जिलेटिनस प्रोटीन होता है और 75% इसमें टफ प्रोटीन होता है जो कि अघुलनशील होता है। इसके अलावा सिल्क में मोम भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में, और कैरोटिनॉइड जो है वर्णक पाए जाते हैं और इसी कैरोटिनॉइड वर्णक की वजह से इनमें कलर होता है। इन सिल्क में किसी में क्रीम है, कोई वाइट है या फिर कोई ब्रिक रेड कलर की है। अब हम रेशम के कीड़ों के रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजीज़ ऑफ सिल्क वर्म। ये रोग जो है सिल्क कीट की लार्वा अवस्था में लग जाते हैं और एक महत्वपूर्ण रोग है इनमें जो हो जाता है वो है पैब्रिन। ये पैब्रिन रोग जो है ये एक प्रोटोजोआ नोसिमा बॉम्बिक्स द्वारा उत्पन्न होता है। ये भी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में प्रोटोजोआ की में, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर। और एक अन्य रोग है मैगेट रोग, मैगेट डिजीज़। ये भी एक मक्खी है ट्राइकोलिगा सॉर्बिलास। तो ये मक्खी जो है ये मैगेट रोग कर देती है। ये मक्खी जो है इन लार्वा पर अपने अंडे दे देती है और जब इनमें से इनका जो लार्वा होता है मक्खियों का जिसे मैगेट कहते हैं वो निकलकर इन लार्वा की जो बॉडी की जो कवरिंग है उसको खाने लग जाते हैं ये लार्वा। तो इससे सिल्क का जो लार्वा है क्राइसलिस उसकी मृत्यु हो जाती है और इससे अफेक्ट होती है सिल्क इंडस्ट्री। तो ये तो हुई रेशम कीट के रोग की बात। अब मैं आपको बताऊंगी भारत में ये उद्योग लगभग 85 लाख लोगों को रोज़गार दे रहा है और इसकी वार्षिक आय भी करोड़ों में है, अरबों में है इसकी वार्षिक आय। और भारत में जो बॉम्बिक्स मोराई है वो लगभग सभी स्थानों पर पाई जाती है। भारत में 210 जिलों में रेशम कीट का पालन हो रहा है। भारत में लगभग 1,52,000 मैट्रिक टन रेशम का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है। आधुनिक आंकड़ों के अनुसार भारत का स्थान रेशम उत्पादन में विश्व में तीसरा है। भारत में उत्पादित रेशम का एक बड़ा भाग देश में ही काम में ले लिया जाता है। उत्पादन का मात्र 35 से 40% भाग अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में रेशम तकनीक में उच्च स्तरीय सुधार हेतु सेंट्रल सेरीकल्चर स्टेशन बहरामपुर, सेंट्रल सेरीकल्चर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर एवं रांची है। राजस्थान में इस उद्योग को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा रेशम के कीट का सफल पालन अरंडी के पत्तों पर, कैस्टर लीव्स पर बीकानेर में हो रहा है। इसके अलावा जोधपुर, बांसवाड़ा एवं कोटा रेशम कीट पालन के मुख्य केंद्र हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अलका यादव जीडी गर्ल्स कॉलेज में जूलॉजी टीचर हूँ